गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एक सीरीज चल रही है प्रीपोजिशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है और हम यहाँ पे 220 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे और आज हम कवर करेंगे 221 से लेकर 240 तक। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आई हैव नॉट सीन यू दैट डैश ए वीक। देखिए, अगर आपको एक ऐसा ड्यूरेशन दिया जा रहा हो जिसमें डेफिनेट नहीं हो पा रहा हो कि मैंने बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखो है, तो ऐसे सेंस में हम ड्यूरेशन के सेंस में ड्यूरेशन अगर बताया जा रहा हो कोई, तो वहां पर हम फॉर यूज कर लेते हैं। फॉर या सिंस ही यूज करना था, फ्रॉम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे इन दोनों में से फॉर और सिंस में ही कंफ्यूजन हम यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं, जैसे हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। और जिसे हम डेफिनेट टाइम, जैसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, उसके लिए हम सेंस यूज कर लेते हैं। ये हम जानते भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्शियस। कॉन्शियस के बाद देखिए दोस्तों ऑफ आता है। इसका अर्थ होता है मतलब बिल्कुल होश में रहना, बिल्कुल ठीक है, अवेयर रहना किस चीज से, अवेयर रहना। या अवेयर के बाद भी ऑफ आता है और कॉन्शियस के बाद भी ऑफ आता है। दोनों चीज का अर्थ होता है अवेयर रहना किस चीज से, जागरूक रहना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ ए ब्रेक इन माई वॉइस। ठीक है भाई, जो मेरी वॉइस है उसमें क्या है, जो ब्रेक है उसकी वजह से हम क्या है, कॉन्शियस हैं। एक बार याद रखना कॉन्शियस, और इसी से पहले हम अन जोड़ दें, अनकॉन्शियस हो जाएगा तो उसका तो होता है बेहोश हालत में होना। ठीक है, मतलब कुछ ना पता क्या हो रहा है। चलिए, डिसाइड अपॉन। डिसाइड अपॉन का अर्थ होता है जैसे सब कुछ फैसला करने के बाद बिल्कुल फाइनल डिसीजन पे पहुंचना। जब हम डिसाइड के बाद ऑन यूज करते हैं, आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन। जो कोर्स का एक्शन था, ठीक है, उससे रिलेटिव वो फाइनली करके वो अपने एक्शन पे पहुंच गया है। तो डिसाइड के बाद हम दोस्तों अपॉन यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल। देखिए यहाँ पे जैसे फाल का सेकंड फॉर्म दिया गया है फैल, तो आपको यहाँ देखना है कि फाल के बाद इस तरीके की प्रीपोजिशन आती हैं तो अलग अलग तरीके के मीनिंग निकलते हैं इनके बाद। अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशन आ रहा है तो अलग अलग तरीके के मीनिंग भी निकलेंगे। जैसे सबको समझाता हूँ, फाल के बाद ओ डबल एफ ऑफ आएगा तो इसका अर्थ होता है डिक्रीज करना, किसी चीज को घटाना, कम करना। फाल के बाद अवय आता है तो उसका अर्थ भी यही होता है, डिक्रीज करना। फाल के बाद जब आउट आता है तो इसका अर्थ होता है क्वारल करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार बना लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत पूछी जाती है। फाल का अर्थ होता है कोई प्लान का फेल हो जाना, जैसे कोई आपने रणनीति बनाई हो, कोई प्लान बनाया हो, कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो, वो फेल हो गई हो। फॉल आउट एक नाउन की तरह भी यूज होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी चीज का रिजल्ट मिलना, किसी चीज का परिणाम मिलना। देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड हैं ये, तो दोनों सेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फॉल आउट का अर्थ यहाँ पे क्वारल करना भी होता है, झगड़ा करना। और फॉल आउट जगह अजय नाउन की तरह यूज हो रहा है तो इसका अर्थ होता है किसी चीज का परिणाम मिलना, किसी चीज का रिजल्ट मिलना। ठीक है, ये इतना नहीं पूछा जाता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इट इज ड्यू टू दिस लेथार्जी का, तो होता है बहुत ज्यादा सुस्ताया हुआ, आलकस टाइप का है ना, दैट द प्लान फेल ऑफ। अब देखिए बहुत ज्यादा सुस्ताया हुआ था या ऐसा था, इस कारण मतलब ड्यू टू का मतलब था किसी चीज के कारण। किसके कारण? इस लेथार्जी के कारण उसका जो प्लान था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल, प्लान कैंसिल होने के सेंस में हम फॉल के बाद थ्रो यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज का प्लान कैंसिल हो जाना, देखिए लिख रहा है ना, फेल ए प्लान, प्लान का फेल हो जाना। तो यहाँ पे हम ये क्या यूज करेंगे, थ्रो यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नॉन। नॉन के बाद जैसे कि हम जनरली सेंस में यूज कर लेते हैं, नॉन के बाद हम बाई भी यूज करते हैं कि एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन, बाई। जैसे किसी कंपनी के द्वारा या किसी के द्वारा आपकी जान पहचान है, कि एक आदमी किसी कंपनी के द्वारा जाना जाता है, इस कंपनी के द्वारा फेमस है। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम बाई यूज करते हैं, नोन के बाद हम यूज करते हैं बाई। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, या कोई अपनी कोई ऐसी जो खुद की पहचान हो उसके लिए जाना जाता है, तो हम वहां पर फॉर यूज करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपनी मेहनती के लिए जाना जाता है, तो फॉर यूज करते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं सेंटेंस को, जब एक्टिव, देखिए एक्टिव फॉर्म में होता है तो नॉन के बाद हम के एन और डब्ल्यू, नो के बाद हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो नॉन के बाद हम टू यूज करते हैं, टू। ये पैसिव वॉइस में सीखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे वाई आएगा, और अगर यहाँ पे ए मैन इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, अगर इस तरह का सेंटेंस होता तो वहां पर हम फॉर यूज करते। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। टू यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि टू का सेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि टू तो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं ज्यादातर, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरज इज acquainted विद ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है आंसर, टाइप भी है वैसे,
कपिल। देखिए जब आप किसी चीज से परिचित होते हैं, किसी व्यक्ति से परिचित होते हैं, तो हम एक्विनेट के बाद विद यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और अप्राइज्ड के बाद ऑफ यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को इन्फॉर्म कर रहे हो, किसी कोई घटना हो गई है उसके लिए हम किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम अप्राइज्ड के बाद ऑफ यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों, इसका सेंस अलग है, इसका अलग है, तो दोनों याद कर लेना। तो सूरज जो है वो कपिल से परिचित है, वो जानता है, एक दूसरे को जानते हैं, तो एक्विनेट के बाद हम विद यूज करते हैं, ठीक है भाई, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी और ऑल अकाउंटेबल टू। देखिए किसी पर्सन के प्रति जवाबदेही होना, तो हम यूज करते हैं अकाउंटेबल के बाद टू। लेकिन किसी चीज के ऊपर, किसी थिंग के ऊपर अगर हम किसी को जवाबदेही हो रहे हैं, तो अकाउंटेबल के बाद हम फॉर यूज करते हैं। किसी पर्सन को जवाबदेही होना है तो अकाउंटेबल के बाद टू यूज करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस में कि बी ऑल अकाउंटेबल टू डेट एज द टीम लीडर्स। अब ये टीम लीडर्स क्या है, एक पर्सन है, ठीक है भाई। तो टीम लीडर्स एक पर्सन है, तो पर्सन की बात चलती है तो हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों टू आ जाएगा। अगर यहाँ टीम लीडर पर्सन नहीं होता, कोई और चीज होती, थिंग्स होता, कुछ भी वट एवर, पर्सन को छोड़ के, तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर यूज कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। वेदर का तो मौसम होता है, बैड का मतलब बुरा होता है, जो बुरा मौसम होने के कारण। और बिकॉज ऑफ जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन होता है। वेदर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इससे पहले डिटरमिनर यूज हो रहा है। बी क्या है, एक प्रोनाउन है, ये हेड ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद टू आ रहा है, ठीक है। स्टे इन द होटल, मतलब बहुत ज्यादा मौसम खराब था, आप कहीं जा रहे थे और बारिश पड़ने लगी, वाओ, आज भी बारिश का मौसम हो रहा है दोस्तों, बहुत खतरनाक वाला, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, हम इन यूज कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी बार मैं बता चुका हूँ, कंप्लाइड के बाद विद आता है, अवॉइड के बाद बाय आता है। जब हम किसी के रूल्स को फॉलो करते हैं, किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, तो कंप्लाई के बाद विद आ जाएगा, क्योंकि उसने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। क्रैपल विद, क्रैपल के बाद विद आता है, लेकिन इसका अर्थ होता है किसी चीज के साथ डील करना, डील विद करना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्रैपल के बाद हम विद यूज करेंगे। जैसे कि वन शुड क्रैपल विद ऑल द डेंजर्स, यानी कि जो डेंजर्स है उससे बचाव के लिए इसने क्या करा, क्रैपल विद कर लिया, डील विद करना, डील करना किसी चीज से, ठीक है। तो डील विद के सेंस में हम क्रैपल के बाद विद यूज करते हैं, और इसका अर्थ होता है किसी चीज से डील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माय सिस्टर्स मैरिज पास डेड एज विशफुली। पास्ट के बाद कई तरह की प्रीपोजिशन आती हैं और उनका प्रीपोजिशन का अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे पास्ट के बाद अवे आएगा, तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का डाइट हो जाना, डाइट हो जाना, मर जाना, ठीक है। पास्ट के बाद जब आउट होता है तो मतलब अनकॉन्शियस होना, किसी चीज के बारे में अवेयर नहीं होना, मतलब जागरूक नहीं होना, ठीक है भी। और जब पास्ट के बाद बाई आता है, तो किस चीज को तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, अननोटिस करना, इग्नोर करना एक प्रकार का, ठीक है। पास्ट के बाद बाई आता है तो। और पास्ट के बाद जब ऑफ आता है तो उसका अर्थ होता है किसी चीज का होना, हैपन होना, मतलब ओकर होना, किसी चीज का होना। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, लेकिन दोनों वर्ड का मीनिंग हैपन होता है और ओकर होता है। क्योंकि इसलिए मैंने ये वाले वर्ड इसलिए यूज करता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर डायरेक्टली सेंटेंस में ना देकर अगर आपसे डायरेक्टली ये वर्ड दे दिया जाए, उसका मीनिंग ऑप्शन में ये दे दिया जाए, तो आपको ये मीनिंग ही देखने के लिए मिलेंगे सेम। पास आउट अनकॉन्शियस मिल जाएगा, और अननोटिस मिल जाएगा, इसका अगर ये आता है तो ये मिल जाएंगे। तो इसलिए अलग से भी डायरेक्टली एक कोई भी वर्ड देके आपसे पूरा कंप्लीट मीनिंग इसका पूछ सकता है, तो ये चीजें अभी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रीपोजिशन में थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। अब देखिए सेंटेंस में बनने की बात तो चलना रही है, तो डाई के बाद टू तो आएगा नहीं, है ना। डाई के बाद अवे तो आएगा नहीं, तो अवे तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास आ रहा है, तो पास के बाद अवे नहीं आएगा, क्योंकि मनने का सेंस नहीं चल रहा। पास आउट का मतलब अनकॉन्शियस रहना, जागरूक रहना। भाई बहन की शादी होनी है, नॉर्मल बात है, तो अनकॉन्शियस कौन रहता है, तो उसके बाद आउट भी नहीं आएगा। पास के बाद बाई अननोटिस करना, अननोटिस बाई आएगा, तो बाई की तो बात ही नहीं चल रही है। मतलब अननोटिस करना, भाई अपनी बहन की शादी हो रही है, कौन अननोटिस करेगा, कोई नहीं करेगा ना। मतलब मेरी बहन की शादी हो गई मतलब पीसफुली, शांतिपूर्वक हो गई, ठीक है भाई। मेरी बहन की जो शादी थी, पास्ट ऑफ, पास्ट के बाद ये वाला ऑफ यूज करेंगे, तब जाके हमारा सेंस निकलेगा। पास्ट ऑफ का मतलब होना किसी चीज का, क्या होना, भाई मेरी बहन की शादी हो रही थी, वो हो गई नॉर्मली, शांतिपूर्वक, ये लिख भी रहा है पीसफुली, शांतिपूर्वक। होने की सेंस की बात चल रही है यहाँ पे, तो हम क्या यूज कर लेंगे दोस्तों, ऑफ यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब वर्ड का मीनिंग अगर मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पे सब ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अगर नहीं पता होता तो मैं तुक्का मारता और कहीं ना कहीं गलत हो जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करप्शन इज स्टैंडिंग हिंड्रेंस। अब देखिए दोस्तों, हिंडर एक वर्ब की तरह यूज होता है, तो हम इसके बाद फ्रॉम यूज करते हैं। और मतलब हिंड्रेंस के बाद अगर ये एक नाउन है और ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो इसके बाद हम टू यूज करते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है किसी चीज के बीच में बाधा डालना, ठीक है भाई, रोकना, किसी चीज को स्टॉप करना, कहीं ना कहीं टांग अड़ाना किसी के बीच में।
तो करप्शन इज स्टैंडिंग हिंड्रेंस, हिंड्रेंस आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए हिंड्रेंस के अर्थ में हम यहाँ पे टू यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि हिंड्रेंस देखिए नाउन फॉर्म में, तो नाउन फॉर्म में तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। द नेशन डेवलपमेंट, जो नेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बीच में क्या करता है, वो स्टैंडिंग हिंड्रेंस करता है, बाधा डालता है, ठीक है, करप्शन। द मीटिंग वाज प्रेसाइडेड ओवर, देखिए मैंने बोल भी दिया है, प्रेसाइडेड के बाद ये काफी बार करा भी दिया है मैंने, ठीक है भी, बाय द चेयरमैन, मतलब प्रेसाइडेड के बाद यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, ओवर यूज करेंगे। ये पीछे मैंने कई बार सेंटेंस कराया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिफेंट स्टैम्प्ड एंड चोर डेड एज द स्ट्रीट्स। टीयर ऑफ मतलब नॉर्मली यूज कर लेते हैं हम, टीयर ऑफ का मीनिंग होता है, जैसे टीयर का मतलब रोना होता है, टीयर आउट मतलब कोई चीज, इन दोनों को एक मिनट भूल जाना, इनका मीनिंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया मैं, और मेरे भी याद नहीं रहा ये वर्ड कुछ, ठीक है। टीयर डाउन का मतलब डेमोलिश करना, किसी चीज को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो एलिफेंट है वो स्टैम्प करता है, गर्राता है, और टोर डाउन कर दिया। स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी, गली थी, जब हाथी से चल रहा है बहुत बड़ा, तो भाई वो क्या सबको डेमोलिश करता चले जा रहा है, डेमोलिश का सेंस निकल रहा है यहाँ पे, तो हम डाउन यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये टीयर ऑफ और टीयर डाउन का, टीयर आउट का मीनिंग मैं बता दूंगा, ये शायद मैंने जल्दी में इसका मीनिंग ऐड नहीं करा है, ठीक है, और गलत बताने से कोई फायदा नहीं है, ये हम जानते हैं, ये आप जानते भी होंगे अच्छे तरीके से। मैं ज्यादातर कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसको बेवजह में फॉर्मेलिटी नहीं करता है कि जो गलत बता दूं उसको और आप कहीं ना कहीं गलत करिए आए, ठीक है। मैं बाद में बता दूंगा, इसको देख के थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं दोस्तों तो भूल जाते हैं। इट इज ए राइट वे, ठीक है, इट इज ए राइट वे टू द स्टेशन, टू द रेलवे स्टेशन, ये सही समय है स्टेशन की तरफ जाने का, ठीक है भाई, तो यहाँ पर टू यूज कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट, इट इज स्टेट जयपुर फॉर समटाइम्स। देखिए कहीं जब किसी लोकेशन पे आप रुक रहे हैं, जैसे कि जयपुर में नहीं कर रहे, हम जयपुर को जा रहे हैं, जयपुर को जाने की बात नहीं चल रही, मतलब जयपुर की लोकेशन पे थोड़ा समय के लिए कहीं रुकना, तो वहां पर हम एट यूज करते हैं, ठीक है भाई। कुछ समय के लिए आप जयपुर की लोकेशन पर रुके हैं तो वहां पर हम एट टू करेंगे। इट स्टेड एट जयपुर फॉर समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कुछ समय के लिए। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट डाउन, राइट डाउन भी होता है, देखिए राइट डाउन का मतलब लिखने की सेंस में बचल रही है, राइट के बाद डाउन आता है तो इसका होता है नोट डाउन, मतलब कोई चीज लिखना, कोई चीज का लिखना, लेकिन यहाँ पर राइट के बाद अपॉन आ जाएगा, तो अपॉन का भी यही होता है, राइट अपॉन मतलब कोई चीज लिखना। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट अपॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राइट डाउन का भी लिखना होता है तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम अपॉन का। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक, जो एग्जामिनेशन है वो कब स्टार्ट हो सकता है हमारा, नेक्स्ट वीक हो सकता है। तो क्लियर डेफिनेशन मतलब क्लियर नहीं है यहाँ पे कि कब, एक सप्ताह का टाइमिंग है और एक सप्ताह में जानते हैं 1 से लेकर 7 दिन होते हैं, तो इसमें वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसे सेंस में हम फ्रॉम यूज करते हैं। और जब एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाता है कि संडे में स्टार्ट होगा तुम्हारा एग्जाम, या मंडे में होगा या ट्यूसडे में होगा, तो हम वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। कमेंस ऑन संडे, कमेंस ऑन मंडे, या नेक्स्ट वीक की बात चल रही है, नेक्स्ट मंथ की बात चल रही है, तो पता नहीं कब कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग हिंज, तो बहुत बार करा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हिंज के बाद क्या होता है, ऑन आता है। देखिए डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर निर्भर रहना, रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर रहना, हिंज ऑन, बार्क ऑन, रेस्ट ऑन, फॉल बैक ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है भाई, डिपेंड, हाँ ये तो लिख तो दिया मैंने। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। तो हिंज के बाद ऑन आता है, क्या आता है, हिंज के बाद ऑन आता है, तो इस वर्ड को याद कर लेना, ठीक है भाई। सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड रहना। नेक्स्ट वर्ड और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है, और हम अभी मैंने कुछ कंटेंट आगे टाइप नहीं किया है तो वो करूंगा मैं तैयार। देखिए बहुत सारा टाइम लगता है टाइप करने में, ये देख रहे हैं आप, बहुत चीजें, ये एडिट लिखना और ये चीजें सब कुछ देखना, थंबनेल्स ये बनाना, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। हियरिंग ऑफ ग्रैंड मदर्स इलनेस, सुनने के बाद किसकी, हर मदर की, जो ग्रैंड मदर्स हैं उसकी इलनेस के सुनने के बाद, सी एट वंस तुरंत स्टार्टेड हो गई मुंबई के लिए। जैसे आप कहीं से कहीं के लिए जाना तो ऐसे साइज में हम स्टार्ट के बाद फॉर यूज करते हैं, फॉर स्टार्ट फॉर मुंबई, मतलब उसने सुना जैसे कि उसकी दादी ग्रैंड मदर है वो इल है एकदम, ठीक है, उसने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया मुंबई के लिए रवाना है होना कि अभी मुझे मुंबई जाना है, तो ऐसे सेंस में हम स्टार्ट के बाद फॉर यूज करते हैं कि किस चीज की शुरुआत कर देना, एकदम कहीं से कहीं जाने के लिए चल स्टार्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा फॉर। दोस्तों ये थे हमारे 240 क्वेश्चंस, और आज की वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम
41 से लेके 260 तक जाएंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे कवर कर लेंगे और बीच में कुछ और टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको लगातार एक वीडियो लगातार प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।